दीपक पंचोली, अपने चैनल सोशियोलॉजी विद डॉक्टर दीपक पंचोली पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे सामाजिक अनुसंधान जो विषय है, पेपर है, उसके बारे में, और उसके अंदर जो एक तथ्य, आंकड़े या डेटा का एक जो टॉपिक आता उसके बारे में हम बात करेंगे। मेरे अगर आपने जो पुराने वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने बता रखा है कि जो सामाजिक अनुसंधान वाला पेपर है, अगर देखा जाए तो सभी जो अधिकतर विद्यार्थियों के लिए सबसे कठिन पेपर ये उनको लगता है। मगर जैसा कि मैंने आप लोगों को उन वीडियो में बता रखा है, आज वापस मैं बताना चाहूंगा कि ये पेपर भले ही एक दिखने में भले ही कठिन लगता हो, मगर आप ध्यान से अगर पढ़ते हैं और अगर मेरा वीडियो अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको काफी मजा भी आएगा और आपको बहुत आसानी से सारी चीजें केवल देखने मात्र से, सुनने मात्र से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। क्योंकि जो है मेरा, जैसे कि आप अगर पुराने वीडियो देखे होंगे तो मेरा तरीका ये रहता है कि मैं रटनाने के बजाय समझाने पर ज्यादा विश्वास करता हूँ और मैं इस तरह के उदाहरण बताऊंगा जो आप लोगों को आसानी से याद रह जाएंगे। दूसरा, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो अनुसंधान वाला पेपर है, इसके अंदर क्या होता है कि या तो आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आते हैं अगर आपको आता है तो, और अगर नहीं आते तो बिल्कुल कम नंबर आएंगे, आप फेल होने की भी संभावना आपकी बनी रहती है। इसमें ऐसा नहीं कि आप जो है कुछ भी मनगढ़ंत बातें लिख दो तो भी काम चल जाएगा। तथ्य किसे कहते हैं, पहली चीज तो यहाँ हम बात करते हैं। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बताऊं कि कोई भी जो अनुसंधान है वो हम अगर करते हैं तो उस अनुसंधान के अंदर जो तथ्य या सूचनाएं हैं, इसको हम, एक चीज और भी आती है, आप इसको सूचना भी लिख सकते हो कई हिंदी के अंदर। कई सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि हिंदी माध्यम के अंदर कि हिंदी के अनुवाद बहुत सारे मिल जाएंगे जबकि अंग्रेजी में आपको डेटा कलेक्शन ही मिलेगा। तो इसलिए मैंने आप लोगों को पहले भी सुझाव दिया था कि आप थोड़े थोड़े शब्द जो हिंदी के जो मूल अवधारणा है वो आप अंग्रेजी की वो आप थोड़ा याद रखें ताकि आपको सुविधा रहे। तो अब सवाल ये उठता है कि पहली चीज मैंने मेरे पुराने वीडियो में बता भी रखा आप लोगों को, अनुसंधान क्यों करते हैं। तो सामाजिक अनुसंधान हम सामाजिक घटनाओं को, परिस्थितियों को समझने के लिए, उनके बारे में जो है कार्यकारण संबंध जानने के लिए हम वो अनुसंधान करते हैं। वो मेरा, इस बारे में हम ज्यादा डिटेल बात करेंगे क्योंकि मेरा पुराने वीडियो के अंदर आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी, प्लेलिस्ट पे आप जाके देख सकते हो। हम बात करेंगे कि तथ्य, आंकड़े, सूचनाएं क्या है, इनका क्या अनुसंधान में महत्व है। तो शुरुआत हम करते हैं। जैसे कि आप अगर जानते हैं, कोई भी मकान बनाते हैं, कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें हमें ईंट, पत्थर, इनकी जरूरत रहती है। तो बिल्कुल यही मान सकते हैं कि अनुसंधान के अंदर जो है हमारा ईंट, पत्थर, जो भी चीजें हैं वो क्या है, वो तथ्य है, आंकड़े है या सूचनाएं हैं, डेटा जिसको हम बोलते हैं। और अगर हम बात करें कि क्या चीज है, तथ्य किसे कहते हैं, तो वे सूचनाएं जिनके द्वारा जो है अनुसंधान का निष्कर्ष निकाला जा सकता है उसे हम अनुसंधान के अंदर जो तथ्य कहते हैं या आंकड़े कहते हैं या सूचनाएं कहते हैं। तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ईंट पत्थरों से मकान बनता है, उसी तरह जो तथ्य है, डेटा है, उसको डेटा कलेक्शन से ही आपका जो है अनुसंधान रूपी मकान बनेगा। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर आपका जो है, जिस तरह मान लो केवल ईंट पत्थर जमाने से ही जो है मकान नहीं बन जाता, वैसे ही केवल डेटा कलेक्शन से ही जो है मकान, आपका अनुसंधान नहीं बनेगा, मगर उसके लिए आगे की और प्रक्रिया रहेगी। मगर फिलहाल अब इस वीडियो में हम केवल तथ्यों के बारे में बात करेंगे, डेटा कलेक्शन लाए कहां से, कैसे जो है इन तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। तो पहली चीज तो ये होगी कि तथ्य किसे कहते हैं, तो वे सूचनाएं जो हमारे अनुसंधान को हम ये कह सकते हैं कि अनुसंधान का निष्कर्ष निकालने के लिए उपयोगी होती है, उन सूचनाओं को हम तथ्य कहते हैं। तो यहाँ पे ये, अब दूसरी बात की, अब जो इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि तथ्य कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ जो है आमतौर पर लड़के, जो विद्यार्थी जो होते हैं ना, वो यहाँ से गच्चा खाना शुरू हो जाते हैं और वो रटने की कोशिश करते हैं। तो रटना नहीं है, आपको बिल्कुल समझना है। तो मैंने पहली चीज तो बताई कि अनुसंधान के अंदर जो निष्कर्ष निकालने के लिए हम सूचना एकत्रित करते हैं वो हो गई तथ्य। अब इसके प्रकार होते हैं दो तरह के। कौन कौन से प्रकार होते हैं, पहला होता है प्राथमिक, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइमरी, और दूसरा होता द्वितीयक, यानी अंग्रेजी में बोलते हैं उसको सेकेंडरी। ठीक है, ये हो गया प्राथमिक सूचनाएं और दूसरी होगी द्वितीयक सूचनाएं। मैं बिल्कुल संक्षेप में बताऊंगा। प्राथमिक सूचनाएं उन सूचनाओं को कहते हैं जो अनुसंधानकर्ता खुद एकत्रित करता है, और द्वितीयक सूचनाएं वे सूचनाएं हैं जो किसी और के द्वारा एकत्रित की गई है और उसको अनुसंधानकर्ता उसको उपयोग में ले रहा है। अब
चीजें किताबों में ये मिल जाती, मगर जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था, मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है, मैं आपको चीजों को समझाता हूँ। अब बिल्कुल एक उदाहरण के रूप में समझूंगा। मान लीजिए मैं या आप लोग जो है अनुसंधान करें किसी भी चीज के बारे में। अब मान लीजिए हम गरीबी के बारे में अध्ययन करें। अब गरीबी, हम मान लीजिए हम गरीबी के कारण जानना चाहते हैं, तो हमारा अनुसंधान का विषय तो ये हो गया। अब उसके लिए तथ्य क्या होंगे, हमें गरीबी से संबंधित आंकड़े इकट्ठे करने। अब मान लीजिए मैं राजस्थान में रहता हूँ, राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़ शहर है, उसके अंदर रहता हूँ। मान लीजिए मुझे चित्तौड़गढ़ शहर के गरीबों का अध्ययन करना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, चित्तौड़ के मोहल्ले के कस्बे के जो भी है गरीबों को छांटना है, उन गरीबों के बारे में आंकड़े इकट्ठे करने हैं। अगर मैं खुद जाकर के जो है वो आंकड़े इकट्ठे करता हूँ, मैं मान लो किसी मोहल्ले में जाता हूँ, मैं गरीबों को देखता हूँ, उनका सर्वे करता हूँ, तो वो जो मैं इकट्ठा कर रहा हूँ वो हो गई प्राथमिक सूचनाएं। मगर यदि मैं जो है किसी किताब में या किसी और ने जो है अनुसंधान कर रखा है, साहब चित्तौड़गढ़ शहर के अंदर इतने इतने गरीब है, और उन आंकड़ों को, डेटा को मैं अपने काम में ले रहा हूं, तो वो हो गए द्वितीयक जो है आंकड़े। तो बिल्कुल सीधी सी बात है, प्राइमरी प्राथमिक वो आंकड़े जो खुद अनुसंधान इकट्ठा करता है, और द्वितीयक आंकड़े जो दूसरे कोई अनुसंधान इकट्ठा कर चुका है मगर हम उनको काम में ले रहे हैं। जैसे जनसंख्या संबंधित जो आंकड़े होते हैं वो सरकार जनसंख्या की गणना कराती है, मगर जो अनुसंधान करता होते हैं वो उनमें से आंकड़े अगर अपने उपयोग में लेते तो वो सेकेंडरी उसके अंदर कहलाएंगे। ये बिल्कुल सीधी सी बात होगी। अब हम बात करेंगे कि अनुसंधान के जो सोर्स कौन सी है, यानी स्रोत कौन से हैं, सोर्स या स्रोत कौन कौन से हैं। प्राथमिक ये जो तथ्य एकत्रित करने के भी सोर्स होते हैं। पहली चीज प्रकार तो हो गया। अब यहाँ लड़के परीक्षा के अंदर कंफ्यूजन में इसमें आते हैं कि प्रकार जो है वो भी प्राथमिक और द्वितीयक है, और अगर हम स्रोत की बात करें, सोर्स की बात करें, तो वो भी प्राथमिक और द्वितीयक ही है। मगर वो क्या कि क्योंकि रटके जाते हैं, रटके जाएंगे तो इसका उसमें लिख दिया और उसका उसमें लिख देते हैं, तो बिल्कुल रटना नहीं है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, हमारे में एक क्षमता है, आप अगर कोई फिल्म देखने जाते हैं तो फिल्म देखने के लिए आप रटते नहीं है, मगर वो 3 घंटे की फिल्म आपको अगले कई सालों तक याद रहती है, या बल्कि हमेशा के लिए याद रहती है। तो बिल्कुल सीधी सी बात है, हम इसको अगर समझेंगे, और फिल्म क्यों याद रहती है, क्योंकि हम फिल्म को रटते नहीं, हम समझते हैं और उसमें एक रुचि लेकर के करते हैं। तो बिल्कुल सीधी सी बात है, आपको पढ़ाई करनी है उसमें, तो रुचि लेकर आप करेंगे तो आपको चीजें वो समझ में आ जाएंगी। अब हम बात करते हैं सोर्स की। प्रकार हो गया, अब सोर्स भी जो है इसमें प्राथमिक और द्वितीयक है। मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ और यहाँ नए सिरे से लिख देता हूं। तो अंग्रेजी में बोलते हैं सोर्स और हिंदी में बोलते हैं स्रोत, SOURCES। सोर्स हो गया, स्रोत दो तरह के हो गए। पहला है प्राथमिक। अब सवाल यह है कि प्राथमिक वापस वो की वही बात होगी, और दूसरा हो गया, मैं पहले प्राथमिक के बारे में बताता हूं। प्राथमिक जो सोर्स है यानी स्रोत है, वो है जो हमें सीधे तरीके से मिल जाते हैं, और द्वितीयक वो जो दूसरे माध्यम से मिलते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा अभी और मैं इसमें उदाहरण मैं आगे पढ़ाऊंगा तो उसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा। पहला हो गया प्राथमिक, पहले प्राथमिक और दूसरा द्वितीयक है। मगर अब प्राथमिक के बारे में पहले बता देता हूं कि प्राथमिक में क्या क्या चीज आती है। प्राथमिक की अगर हम बात करें, जो प्राइमरी सोर्स है उसके अंदर क्या क्या चीजें, यानी कि यहाँ जैसे प्राथमिक तथ्य वो है जो खुद अनुसंधान इकट्ठा करता है, तो प्राथमिक जो स्रोत है वो भी वो है जिसमें अनुसंधान करता खुद जाकर के इकट्ठा करता है। अब इसमें क्या अंतर है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे पहला हो गया अवलोकन, यानी कि कौन सा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने आंकड़े इकट्ठा करते हैं। खुद अनुसंधान करता कर रहा है वो तो हो गया प्राथमिक तथ्य, और किस माध्यम से कर रहा है वो हो गया सोर्स, है ना, स्रोत हो गया। पहला है अवलोकन। मैंने आप लोगों को मेरा एक वीडियो बना हुआ अवलोकन के बारे में, उसमें आप अगर देख सकते हैं तो थोड़ा सा मैं संक्षेप में बताता हूँ इसमें। वैसे मैं पहले लिख देता हूँ क्या क्या है। अवलोकन है, साक्षात्कार है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरव्यू, अवलोकन को बोलते हैं ऑब्जर्वेशन, और इंटरव्यू फिर हो गया अनुसूची, और ये हो गया प्रश्नावली। मेरी राइटिंग काफी खराब है तो इसलिए मैं थोड़ा सा वापस बोल के बताऊं। अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, अनुसूची को बोलते हैं शेड्यूल, और प्रश्नावली को बोलते हैं क्वेश्चनरी। तो ये जो है बेसिकली प्राथमिक जो है स्रोत आते हैं। अब प्राथमिक स्रोत कैसे हैं? अवलोकन के अंदर क्या होता है? अवलोकन का मतलब होता है कि अगर हिंदी भाषा में इसका अनुवाद करें तो वो है कि देखना।
अब जाहिर सी बात है जिसके आगे वो देखेगा, मगर देखने का तरीका, नजरिया, दृष्टिकोण अलग अलग होता है। और अवलोकन 3 तरह का होता है। यानी पहली चीज का अनुसंधान करता किसी इलाके में जाता, मान लीजिए जैसे मैं चित्तौड़ की भी मैंने बात की, अब मैं वहां जा रहा हूं, या आपका कोई भी शहर यूपी का, छत्तीसगढ़ का या हरियाणा का जो भी है, उसकी अगर बात करें, वहां आप जा रहे हैं किसी मोहल्ले में, शहर में, और वहां आप जो है गरीबों का अध्ययन कर रहे हैं, तो पहले आप जा रहे हैं, वहां देख रहे हैं, वो हो गया अवलोकन। अब अवलोकन 3 तरह का होता है। एक होता है सहभागी अवलोकन, यानी कि उस मोहल्ले में जाकर के आप रह रहे हैं, 5-10 दिन वहां रह रहे हैं, और आपने वहां जो सर्वे किया, देखा कि कैसे कैसे गरीब लोग हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या चीजें उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उनके कारण क्या है गरीब के, तो वो हो गया अवलोकन, वो सहभागी अवलोकन। दूसरा होता है असहभागी अवलोकन। असहभागी अवलोकन में आप वहां उनके अंदर पार्ट में शामिल नहीं होते, बस एक वहां दूर से रह करके आप उनको देखते हैं, जैसे फील्ड में मैच चल रहा, मैच बाहर आप जो मैच देख रहे हैं, वो असहभागी अवलोकन हो गया। और एक अर्ध सहभागी अवलोकन होता है, उसमें क्या होता है, आप विशेष अवसरों पर वहां जाकर के रहते हैं और बाकी दिनों में वहां उस समूह में नहीं रहते और तथ्य एकत्रित करते हैं, वो अवलोकन है। डिटेल में आप मेरा वीडियो आप देख सकते हैं बाकी वाला। साक्षात्कार इंटरव्यू का मतलब होता है कि किसी भी विषय को लेकर अनुसंधानकर्ता और उत्तरदाता आपस में बैठते हैं और अनुसंधानकर्ता प्रश्न पूछता है, उसके जवाब वो उत्तरदाता देता है, वो चीज कहलाती साक्षात्कार। ये भी बहुत साधारण सी चीज है। अनुसूची प्रश्नों की एक सूची होती है जिसे अनुसंधानकर्ता जो है पूछता है, सॉरी डाक से भेजता है, सॉरी डाक से तो प्रश्नावली भेजता है। अनुसूची में क्या होता है कि मैं मान लो अनुसंधान करता हूं, मुझे जो किसी मोहल्ले का सर्वे करना है, तो मैं एक कागज ले जाऊंगा, उसके ऊपर मैं उनका नाम, पता, सारी डिटेल जो लिखूंगा, वो हो गई अनुसूची। तो और प्रश्नावली क्या होती है, डाक के द्वारा एक प्रश्नों की सूची होती, उसको मैं भेज दूंगा। दोनों चीजें लगभग एक ही, अंतर सिंपल सा यही है कि अनुसूची में अनुसंधानकर्ता खुद सवाल पूछता है, उत्तर खुद लिखता है, और प्रश्नावली में वो डाक से भेज देगा और वो उत्तरदाता खुद अपना लिख करके भरेगा। इसमें गुण दोष सभी चीजों के अपने अपने अलग अलग है। जैसे अनुसूची की बात करें तो उत्तर पाने की संभावना ज्यादा रहेगी, प्रश्नावली में कम रहेगी, मगर जो है अगर समय, श्रम और धन की बात करें तो अनुसूची में ज्यादा चीजें लगती है, प्रश्नावली में सारी चीजों की बचत होती है। अब अवलोकन की बात करें, साक्षात्कार की बात करें, अब होता क्या कि सामाजिक अनुसंधान और प्राकृतिक अनुसंधान, वैज्ञानिक इसमें अनुसंधानों में इसमें अंतर ये होता है कि क्योंकि हम खुद उस एक जो है समूह का एक हिस्सा होते हैं, तो अगर हम अनुसंधान करते हैं, हम हमारे बारे में, हमारे लोगों के बारे में, तो कहीं न कहीं हमारा पक्षपात की संभावनाएं बन जाती है। जबकि जो प्राकृतिक विषयों की, विज्ञानों की बात करें, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, उनके अंदर जो है मान लो आप जानवरों का अध्ययन करते हो, जानवरों से आपका कोई विशेष लेना देना नहीं, तो उसमें आप पक्षपात की संभावना नहीं रहेगी। मगर अगर हम बात करें कि किसी धर्म की बात करें, तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो भी धर्म होगा तो हमारा उस हिसाब से कोई कोई दृष्टिकोण रहेगा। क्षेत्र की बात करें तो रहेगा, जाति की बात करें तो हमारा दृष्टिकोण रहेगा। तो हर चीज के गुण दोष जो है अपने अपने समाये रहते। तो ये हो गया प्राथमिक, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको केवल समझाने के हिसाब से सारी चीजें बता रहा हूँ। तो प्राथमिक स्रोत ये हो गए, इसके अंदर ये चीज आती है, आपको बस ये चीजें याद रखनी है। और जो मैंने उदाहरण बताया वो आपको अगर याद रह गया तो आप परीक्षा में आसानी से जो है बड़ा सवाल भी कर सकते हैं, छोटे सवाल आए तो उनके हिसाब से भी आप उसका उत्तर लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं द्वितीयक स्रोतों की। तो प्राइमरी हो गया। अब सेकेंडरी जो सोर्स है वो क्या है? इस सेकेंडरी सोर्स में 2 तरह के सोर्स होते हैं। पहला है व्यक्तिगत प्रलेख, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स। प्रलेख का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स, इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स। अब इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स क्या होता है? यानी कि एक व्यक्ति के द्वारा कुछ जो चीजें लिखी गई है, कुछ सामग्री, प्रलेख का मतलब एक कागज पे जो भी कुछ लिखा हुआ है वो व्यक्तिगत प्रलेख होता है। अब कागज पर हम क्या क्या चीजें लिख सकते हैं, इसके अंदर चीजें क्या क्या आती है वो देखिए आप आती, पत्र आता है, डायरी आती है, पत्र, डायरी, जीवन इतिहास। अब ये इसके अंदर बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं। अभी जीवन इतिहास हो गया और संस्मरण। अब देखिए ये जो पत्र कौन लिखता, आजकल तो हालांकि व्हाट्सएप का जमाना, सोशल मीडिया का जमाना, तो कोई पत्र लिखता ही नहीं है, मगर ये बीते जमाने की बात होगी। अगर आप लोगों ने इतिहास पढ़ा या कोई हिंदी साहित्य पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि पहले, हालांकि आज से 20 साल पहले साधारण आदमी भी एक दूसरे को पत्र लिखते थे,
मगर अब आज हालांकि अब कोई नहीं लिखता। तो पत्रों की बात करें तो पुराने जमाने में बड़े बड़े विद्वान या आम आदमी भी पत्र लिखते थे और उन पत्रों से काफी सारी जानकारी हमें मिलती थी। जैसे मैंने एक छोटा सा मैं उदाहरण बताऊंगा कि नेहरू जी ने जो अपनी बेटी इंदिरा गांधी को जो पत्र लिखे, उनके आधार पर उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी किताब लिखी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और एक और किताब फिलहाल तो नाम याद नहीं रहा। तो ये इसी तरह और बहुत सारे हम पुराने अगर कई सारे क्रांतिकारियों की या धार्मिक संतों की इनकी बातें करें या और भी विद्वान पुरुषों की बात करें, वैज्ञानिक की बात करें, तो उनके पुराने पुराने पत्र जो मिलते हैं उनके आधार पर हमें बहुत सारी सामग्री मिलती है। तो वो हो गई सेकेंडरी सोर्स। यानी अब ये खुद व्यक्ति ने नहीं लिखी है, कहीं और से किसी के द्वारा गांधी जी के पत्र मान लीजिए मिले, आपको मिले तो आपने उससे लिया कि ये सेकेंडरी सोर्स है। मगर सेकेंडरी के अंदर व्यक्तिगत पड़ेगा, यानी ये किसी व्यक्ति विशेष ने वो लिखे थे। अब हो गए डायरी। पुराने जमाने में आज भी मैं जैसे एक छोटा सा मैं भी आपको साथ शेयर करना चाहूंगा। मैं जो है 14 सितंबर 1993 से लगातार डायरी लिख रहा हूँ। अब आप देखिए लगभग 30 साल पूरे हो चुके मेरे को डायरी लिखते हुए, और मैं लिखता हूँ। तो ये मेरा शौक है। खैर पुराने बहुत सारे लोग जो डायरी लिखते हैं और उनकी डायरियों से भी हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती है। और अगर हम बात करें इतिहास की बात करें तो आपने हेनसांग, फाहियान और ये देखे होंगे, तो इन लोगों ने भी अपने डायरी लिखी थी, मेगास्थनीज है ना, तो अल बरूनी, ये इस तरह के इतिहासों के अंदर। तो वो जो उनसे भी आपको उस जमाने की या वर्तमान की बात करें तो बहुत सारी सामग्री आपको तथ्य मिल सकते हैं जो आपके अनुसंधान। अब ये तो आपको पता करना कि आपके अनुसंधान में वो चीजें फिट हो रही है या नहीं हो रही। तीसरा जीवन इतिहास, यानी अब जीवन इतिहास दो तरह का होता है, एक होता जीवनी और एक होती आत्मकथा। जीवन इतिहास का मतलब होता है एक व्यक्ति के बारे में जो है जन्म से लेकर मरने तक के बारे में उसके सारी जो भी उसने काम किए हैं उसके बारे में वर्णन करना, तथ्यात्मक। तो अब आमतौर पर जो महान व्यक्ति होते हैं या कुख्यात व्यक्ति उन्हीं के बारे में जीवन इतिहास के बारे में बात होती है, साधारण व्यक्ति के बारे में बात नहीं होती। मगर अब जीवन इतिहास दो तरह का होता है, एक होता आत्मकथा, यानी कि मान लीजिए मैं खुद अपने बारे में लिखता हूँ, मैंने बचपन में ये क्या ये करा, तो वो तो हो गई मेरी आत्मकथा। मगर कोई व्यक्ति मेरे बारे में लिखता है तो वो हो गई जीवनी। अब जो महान लोग हैं उनके बारे में आत्मकथाएं भी मिलती है, जीवनी भी मिलती है। जैसे गांधी जी ने खुद ने अभी अपनी आत्मकथा लिखी और गांधी जी की जीवनी भी बहुत सारे लोगों ने लिखी। इसी तरह भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद है, इनकी जो है जीवनियां भी मिलती है और आत्मकथाएं उनमें से बहुत सारे लोगों ने अपनी लिखी है। और कई सारे नहीं भी लिखते हैं मगर उनकी दोनों चीजें हमें मिल सकती है और उनके आधार पर हमें बहुत सारी चीजों की जानकारियां मिलती है। संस्मरण का मतलब होता है कि आप कहीं गए और आपने अपने जो है कुछ चीजें लिखी कि ये चीजें मेरे को ये याद आ रहा पुराने जमाने में, या कोई घटना विशेष के बारे में कुछ लिखा है, वो संस्मरण कहलाता है। तो जो साहित्यकार होते हैं वो संस्मरण लिखते हैं। महादेवी वर्मा के, जयशंकर प्रसाद के आप लोगों ने संस्मरण सुने होंगे, या महान लोगों के बारे में भी जो राजनेता हुए, धार्मिक संत, उनके भी संस्मरण ये सारी चीजें मिलती है। तो ये हो गया व्यक्तिगत प्रलेख, आप लोगों को समझ में आ गया। अब दूसरा होता है सार्वजनिक प्रलेख। व्यक्तिगत प्रलेख तो क्या होता है कि जरूरी नहीं कि व्यक्तिगत प्रलेख पब्लिश हो, है ना। अब सार्वजनिक प्रलेख जो है हाँ, और प्रकाशित और अप्रकाशित से पहले की ये चीज होता है कि व्यक्तिगत प्रलेख व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ था और सार्वजनिक प्रलेख जो है वो पूरी एक समूह विशेष से या एक बड़े समुदाय से जुड़ा हुआ रहता है। अब जैसे इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। अब इसमें दो तरह के होते हैं, पहला होता है प्रकाशित और दूसरा होता है अप्रकाशित। दूसरा है अप्रकाशित। देखो पहली चीज एक मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि समाजशास्त्र या कोई भी विषय हो, अगर आप उसको टू द पॉइंट पढ़ेंगे और रुचि लेकर पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। और ये जो चैप्टर है ये तो बहुत आसान है, इसमें एक से एक जैसे गणित का होता है पहला स्टेप दूसरा स्टेप, तो ये स्टेप अगर आप ध्यान से रखेंगे तो आपको सारी चीजें याद आ जाएगी और कुछ भी ज्यादा आपको माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। अब सार्वजनिक प्रलेख पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है कि जो पूरी पब्लिक के लिए, यानी कि कोई व्यक्ति विशेष से जुड़ा नहीं। मैंने पहले बताया था प्राथमिक स्रोत के अंदर जो ये व्यक्तिगत प्रलेखों के बारे में किया था वो एक व्यक्ति विशेष से जुड़े होते हैं, यानी जैसे गांधी जी हुए, भगत सिंह हुए, चंद्रशेखर आजाद हुए, सुभाष चंद्र बोस है, या कोई और भी व्यक्ति XYZ की बात करें तो उनसे संबंधित है। मगर सार्वजनिक प्रलेख पूरे एक समूह विशेष से जुड़े रहते हैं। जैसे
कि मान लीजिए भारत की जनसंख्या के बारे में हम बात करें तो वो कोई एक व्यक्ति विशेष के बारे में, पूरे देश के बारे में चल रही बात, अमेरिका की जनसंख्या हुए या आर्थिक आंकड़े हुए, तो कोई एक व्यक्ति विशेष के लिए पूरे समूह के हम आंकड़े तथ्य बताते हैं। अब इसमें दो तरह का, एक होता है पब्लिक जो पब्लिश होता है, यानी कि हमें सब मिल जाए। जैसे हम जनगणना की बात करें तो भारत के अंदर अंग्रेजों के जमाने से जो जनगणना शुरू हो रही, हर 10 साल में होती, तो उसके आंकड़े हमारे पास उपलब्ध है, तो वो हो गई पब्लिश्ड जो है डॉक्यूमेंट्स। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है, सरकार समय समय पर बहुत सारी चीजें प्रकाशित करती है, तो वो इसके अंदर आता है। दूसरा होता है अप्रकाशित प्रलेख। कई दफे ऐसा होता है कि जो बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो पब्लिश नहीं हो पाते हैं और वो अप्रकाशित, मगर वो आपको अगर कोशिश करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। अब जैसे इसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए कोई पांडुलिपि, पांडुलिपि का मतलब होता है कि मान लीजिए मैंने कोई किताब लिखी है, उसको मैं छपाना नहीं भूल गया या किसी कारणवश छप नहीं पाई या कोई प्रकाशक नहीं मिला, तो मेरे पास रखी हुई है, तो वो अप्रकाशित डॉक्यूमेंट्स कहलाता है। तो सरकार कई गोपनीय दस्तावेज होती है, उनको जरूरी नहीं कि हर एक को पब्लिश करे, या कई दफे जो है किसी कारणवश पब्लिश नहीं कर पाती है, तो वो इसके अंदर आ जाता है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये सारी चीज समझ में आ गई। वापस संक्षेप में बता दूं, तथ्य वे चीजें जो हमें अनुसंधान के लिए निष्कर्ष निकालने में उपयोगी सामग्री होती है या सूचना होती है, उनको हम तथ्य बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। दो तरह के प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक वे तथ्य जो खुद इकट्ठा करते हैं, द्वितीयक जो दूसरों के द्वारा इकट्ठा किए उनको हम काम में लेते हैं। और सोर्स भी दो तरह के, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर जो सोर्स है उसमें आते हैं अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची और प्रश्नावली। और इसमें द्वितीयक जो है सेकेंडरी में आते हैं व्यक्तिगत प्रलेख और सार्वजनिक प्रलेख। मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो आप लोग इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। एक और चीज़ मैं आप लोगों को हर बार वीडियो में बताता हूँ कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ मैं अपनी शौक से बना रहा हूँ, और इसका मेरा कोई आर्थिक उद्देश्य नहीं है, और इससे जो आय होती है वो मैं गरीब और होनहार विद्यार्थियों के लिए काम में लेता हूँ। और अगर आपको किसी भी तरह कोई समस्या हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं कभी भी। मेरे फ़ोन नंबर और व्हाट्सएप नंबर एक ही है, 9414317258। और मुझे उम्मीद है कि आप इस जो है पसंद करेंगे, और बिल्कुल आप कभी भी मेरे को आप जो है मैसेज कर सकते हैं या फ़ोन भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।